Good evening, students. So, this is the part 4 of our special lecture series dedicated to Rajasthan APO. And in this lecture, we will conclude our discussion upon investigation. कोशिश तो यही थी कि एक ही लेक्चर में कंक्लूड कर दूं, बट लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. अगर आपने मेरा इन्वेस्टिगेशन का लेक्चर किया होगा तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में हमें BNSS में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था. तो आई थॉट इट वुड बी बेटर कि अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इससे लाइक आपका भी कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी. ठीक है, तो हमने अपने डिस्कशन को 184 के ऊपर छोड़ा था. ठीक है, जहाँ पर एक विक्टिम ऑफ रेप का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है. ठीक है, ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो एक्यूज्ड होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन चैप्टर 5 के अंदर होता है. ठीक है, बट जो विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो चैप्टर 13 के अंदर किया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में यू आर कलेक्टिंग एविडेंसेस. ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज़ यहाँ पर एविडेंस को कलेक्ट करने के पर्पज़ से आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हो ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप अंडर चैप्टर 13. ठीक है, तो सेक्शन 185 से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. सेक्शन 185, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर. Whenever an officer in charge of a police station or a police officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of an investigation, किस लिए necessary for the purposes of an investigation into any offense which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay. Such officer may, after recording in writing the grounds of his belief in the case diary and specifying in such writing, so far as possible, the thing for which search is to be made, search or cause search to be made for such thing in any place within the limits of such station. यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान समझते हैं, दोबारा इसको पढ़ते हैं, इसको पार्ट में डिवाइड करके समझने का प्रयास करते हैं. सो वेन एवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग. अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं जब चैप्टर 13 के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. इधर द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर बाय वर्च्यू ऑफ 176 दैट पावर हैज़ बीन डेलीगेटेड अपॉन अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर. ठीक है, believing. Now they have this ground for believing, that they have this reason to believe that anything necessary for the purposes of an investigation into an offense. अब उनको ये लगता है कि कोई चीज़ है, कोई थिंग है जो कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the station or of which he is in charge. ठीक है, अब कोई चीज़ है जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में कहीं पर रखा हुआ है. ठीक है, or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay. ठीक है, अब उस चीज़ को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको लेने में थोड़ी भी देरी कर दी गई तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है या फिर उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर जा सकती है. सच ऑफिसर में डिस्क्रिशन है. आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीव इन द केस डायरी एंड स्पेसिफाइंग इन सच राइटिंग. अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, अगर उनको किसी ऐसी चीज़ की सर्च करनी है जिसके लिए अगर वो पहले ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा डिले कॉज हो जाएगा, और वो जो पर्टिकुलर थिंग है वो उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर चली जाएगी या फिर उसको ऑब्टेन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, जो केस डायरी होती है जिसको कि सेक्शन 192 के वर्च्यू से आपको मेंटेन करना होता है हर एक सिंगल केस में, उस केस डायरी के अंदर आप अपना रीज़न टू बिलीव लिख दोगे. आप बता दोगे कि किस रीज़न से इस सामान को मुझे ऑब्टेन करना है एंड क्यों. अगर मैं इसके लिए कोई ऑर्डर ऑब्टेन करने गया सर्च के लिए तो ये एक अनड्यू डिले कॉज कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ विच द पर्टिकुलर थिंग मे गेट आउट ऑफ माई जुरिस्डिक्शन, या फिर उसका कोई यूज़ नहीं बचेगा, जो भी है, वॉट एवर रीज़न देयर इज. ठीक है, तो आप केस डायरी में स्पेसिफाई करोगे इन चीज़ों को. सो फार एज पॉसिबल द थिंग फॉर विच सर्च इज टू बी मेड, सर्च और कॉज टू बी सर्च्ड, हाँ, कॉज सर्च टू बी मेड फॉर सच थिंग इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन. तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, केस डायरी में सारे डिटेल्स को नोट करेंगे. वहाँ बताएंगे केस डायरी के अंदर कि भाई देखो ये वो सामान है जिसके लिए मैं प्रायर ऑर्डर ऑब्टेन करे बिना ही सर्च कंडक्ट करने जा रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि इतना ज़रूरी है इसका सर्च कंडक्ट करना कि अगर इसमें कोई भी डिले कॉज हुआ तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर थिंग जो है या तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या तो वो पर्टिकुलर थिंग हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाएगा. तो अगर आपको बिना सर्च वारंट के सर्च करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको केस डायरी में
अपना रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों आपने बिना ऑर्डर ऑब्टेन किए सर्च कंडक्ट किया है. इज दैट क्लियर? क्लॉज 2. अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल, if practicable, conduct the search in person, provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio video electronic means, preferably by मोबाइल फोन. तो यहाँ पर ये है कि जिस पुलिस ऑफिसर को सामान की तलाश है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, उसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो सर्च कंडक्ट किया जाए. एंड साथ ही साथ इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जहाँ पे भी आप सर्च कंडक्ट कर रहे हो, हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप एक काम करो, उस पूरे एरिया का वीडियोग्राफी भी कर लो. ठीक है. क्लॉज 3. इफ इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन and there is no other person competent to make the search present at the time, he may, after recording and writing his reasons for so doing, require any officer subordinate to him to make the search, and he shall deliver to such subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched and so far as possible the thing for which search is to be made, and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place. अगर मान लो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है, या फिर जो ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, वो एट दैट वेरी मोमेंट सर्च कंडक्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेंगे, वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑथराइज कर देंगे कि तुम मेरे बिहाफ में जाके सर्च कंडक्ट कर लो. एंड यहाँ पर ये आपको इंश्योर करना है कि जो ऑथराइजेशन है इट शुड बी डन इन राइटिंग. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट उस डॉक्यूमेंट में आपको वो थिंग स्पेसिफाई करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको वो प्लेस भी स्पेसिफाई करना है जहाँ पे सर्च कंडक्ट करना है. क्लॉज 4. द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता एज टू सर्च वारंट्स and the general provision as to searches contained in section 103 shall so far as may be applied to search made under this section. इसको हम लोग 103 में ही पढ़ लेंगे. Copies of any record made under subsection 1 or subsection 3 shall forthwith but not later than 48 hours be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished free of cost with a copy of the same by the magistrate. Subsection 1 के अंदर या फिर सबसेक्शन 3 के अंदर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को आपको विद इन 48 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने भेजना है, जो कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी उस इंडिविजुअल को भी दी जाएगी जिसके प्लेस को सर्च किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है नहीं आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से. ठीक है. तो इसको अगर आप छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं होगा. 186 पे आते हैं. व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर making an investigation may require an officer in charge of another police station, whether in the same or a different district, to cause a search to be made in any place in any case in which the former officer might cause such search to be made within the limits of his own station. अब यहाँ पर ये उन सिचुएशन से डील कर रहा है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को अपने जुरिस्डिक्शन में सर्च कंडक्ट नहीं करना है, रैदर अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर में सर्च कंडक्ट करवाना है. तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, वहाँ पर वो एक सर्च वारंट इशू करेंगे अपने जो एडजॉइंट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर वहाँ के पुलिस ऑफिसर को. ठीक है. क्लॉज 2. Such officer on being so required shall proceed according to the provision of section 185 and shall forward the thing found if any to the officer to whose request the search was made. अब सर्च वारंट आपने इशू किया किसी और पुलिस स्टेशन में, वो जो भी वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज है वो वहाँ पर सर्च कंडक्ट करेगा, एंड अगर वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए सर्च कंडक्ट किया जा रहा था तो मिलते ही उसको उस पुलिस ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा जिसने वो सर्च वारंट इशू किया है. क्लॉज 3. Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause a search to be made under subsection 1 might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, it shall be lawful for an officer in charge of a police station or a police officer making any investigation under this chapter to search or cause to be searched any place in the limits of another police station in accordance with the provision of section 185 as if such place were within the limits of his own police station. Clause 3 बेसिकली उन सिचुएशन से डील करता है जहाँ पे अगर आप सर्च वारंट इशू करते हो किसी और पुलिस स्टेशन में सर्च कंडक्ट करने के लिए, किसी और जुरिस्डिक्शन में सर्च कंडक्ट करने के लिए, तो इस प्रोसेस में क्या हो सकता है कि जिस चीज़ की आपको तलाश है दैट पर्टिकुलर थिंग मे बी कंसील्ड और इट मे गेट डिस्ट्रॉयड. तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट 184 का प्रोसीजर फॉलो कर लोगे और आप अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर भी जाके सर्च ऐसे कंडक्ट करोगे जैसे कि आप अपने जुरिस्डिक्शन में ही सर्च कंडक्ट कर रहे हो. इज दैट क्लियर? क्लॉज 4. एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3 shall forthwith send notice of the search to the officer in charge of the police station within the limits of which
सच प्लेस इज सिचुएटेड। अगर आप सबसेक्शन 3 के अंदर फॉल कर रहे हो, यानी कि आप सर्च कंडक्ट करने जा रहे हो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर, ठीक है, विदाउट गिविंग अ सर्च वारंट, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप सर्च कंडक्ट करने जा रहे हो उस जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके जुरिस्डिक्शन में मैं सर्च कंडक्ट कर रहा हूं थ्रू अ नोटिस, एंड शैल ऑल्सो send with such notice a copy of the list prepared under section 103 and shall also send to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence copies of the records referred to in subsection 1 and 3 of section 185। ठीक है, ये आप लोग उसी से रिलेट कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस searched shall on application be furnished free of cost with a copy of any record sent to the magistrate under subsection 4। ठीक है, तो इतना बस आप लोग ध्यान रखिए कि 185 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर सर्च कर रहा है या फिर अपने से कोई एडजॉइंट पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में सर्च कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, 186 जो है वो लाइक ना एडजॉइंट है ना उसका खुद का जुरिस्डिक्शन है, उसके कोई बाहर का जुरिस्डिक्शन है, वहां पे उसको सर्च कंडक्ट करना है। तो पहला प्रोसीजर ये है कि या तो आप सर्च वारंट दोगे, ठीक है, अगर सर्च वारंट देने में इतना टाइम लग सकता है कि वो चीज़ जो है वो कंसील हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप खुद ही सर्च कंडक्ट कर लो, प्रोवाइडेड कि आपने एक नोटिस सर्व कर दिया टू द जुरिस्डिक्शनल पुलिस ऑफिसर। इज दैट क्लियर? इसमें और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बाकी कोई भी पार्ट इसमें रेलेवेंट नहीं है। 187 पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ आवर प्रिपरेशन, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। प्रोसीजर when investigation cannot be completed in 24 hours, section 187 को we always read with section 58 of BNSS and article 22 clause 1 of the Indian Constitution। ठीक है, ये दोनों जो है इन सिचुएशन से डील करते हैं जहां पर आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना कर पाओ। देखो, सेक्शन 58 और आर्टिकल 22 पुलिस ऑफिसर को यहां पर ये अथॉरिटी देता है कि 24 घंटे तक आप एक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में रखो। ठीक है, 24 घंटे में आप अपनी कस्टडी में रख के इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने का प्रयास करो, चार्जशीट सबमिट करने का प्रयास करो। ठीक है, अगर 24 घंटे में आपसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, और अगर आप चाहते हो कि जो एक्यूज की कस्टडी है या तो पुलिस में या तो जुडिशियल में उसको बढ़ाना है आपको, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए पहले आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट। लेट मी टेल यू दिस, इट इज द फंडामेंटल एंड स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द एक्यूज टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ठीक है, 24 घंटे के बाद आपको उसको प्रोड्यूस करना ही करना है। अगर 1 मिनट भी देर हो जा रहा है तो इट विल बी डीम्ड कि उसका जो फंडामेंटल राइट है दैट हैज बीन वायलेटेड एंड द अरेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अलॉन्ग विद दैट इट विल डिक्लेयर टू बी इलीगल। बीएनएसएस के वर्च्यू से ये इलीगल हो जाएगा और संविधान के वर्च्यू से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, व्हेनेवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 58 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter specified relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर 24 घंटे में आपने इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं किया, ठीक है, एंड यू आर ऑफ द ओपिनियन बिकॉज आपको ऐसा लगता है, एंड इट अपीयर्स, आपको ऐसा लगता है जिसकी वजह से आपका ओपिनियन फॉर्म हुआ, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ग्राउंड्स भी है बिलीव करने के लिए कि जो एक्यूजेशन उस एक्यूज के ऊपर लगा है वो वेल फाउंडेड है, मतलब आपके पास सब्सटेंशियल एलिमेंट्स है, आपके पास सब्सटेंशियल एलिमेंट्स हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन आपने रिसीव की है दैट इज ट्रू एंड एक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट किया है। तो आप क्या करोगे, 24 घंटे के टाइम पीरियड के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होता है तो विद इन 24 आवर्स आपको एक्यूज्ड को प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट। यहां से आगे पढ़िए, द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का जो कोई पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को प्रेजेंट नहीं कर सकता। इधर द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन प्रेजेंट करेगा या तो सब इंस्पेक्टर इफ ही इज कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 176 BNSS। ठीक है, तो द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये याद रखना 187 के अंदर सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का पुलिस ऑफिसर नहीं जा सकता।
the accused will only be accompanied by a police officer who is above the rank, who is either a sub inspector or above the rank of sub inspector. ठीक है, shall forthwith transmit to the nearest magistrate a copy of the entries in the diary. तो यहां पर आपको क्या करना है, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, आप चाहते हो कि एक्यूज की डिटेंशन को और बढ़ा दिया जाए, तो आप यहां पे क्या करोगे, आप एक्यूज को इन पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे एंड आप उस पर्टिकुलर केस की जो केस डायरी है उसको भी प्रेजेंट करोगे. ठीक है, केस डायरी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 192 जो आपको मेंटेन करना होता है हर एक पर्टिकुलर केस में, उस केस डायरी को एंड एक्यूज्ड को इन पर्सन आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे. तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे का टाइम फ्रेम याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कौन सा पुलिस ऑफिसर एक्यूज को एकम्पनी कर सकता है बिफोर द मजिस्ट्रेट, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जानी है, केस डायरी लेके जानी है एंड एक्यूज को इन पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है. मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर जो टर्म यूज हुआ है, यहां से देखिए, शैल फोर्थविथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, शैल फोर्थविथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट. इसका मतलब यह है कि आपको जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड. आपको क्या करना है, आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, मतलब कि एक्यूज्ड को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन चाहे किसी भी मजिस्ट्रेट के पास हो, किसी भी मजिस्ट्रेट के पास हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जाके उसको प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग हिज डिटेंशन. इज दैट क्लियर? अब हमने ये क्यों डाला है, ये हमने डाला है फॉर सिक्योरिंग, ठीक है, टू इंश्योर दैट द सैक्रोसेंट टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स नेवर गेट वायलेटेड इन एनी सिचुएशन. अब सपोज क्या हुआ कि एक्यूज को ट्राई करने का जो जुरिस्डिक्शन था वो प्लेस ए के मजिस्ट्रेट के पास था, ठीक है, और आपने एक्यूज्ड को अरेस्ट किया प्लेस बी में. ठीक है, अब प्लेस बी में आपने उसको अरेस्ट किया एंड वहां पर जब आप उसको डिटेन करके रखे तो वहीं पर लगभग आपको 18 घंटे हो गए थे, वहीं पर आपको लगभग 18 घंटे हो गए थे एंड आपको ये लग रहा था कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी. तो अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाने वाली है तो अगर आप यहां तक लेके जाएंगे एक्यूज्ड को तो इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा. ठीक है, तो इससे बेटर ये है कि आप यहीं के किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को प्रोड्यूस कर दो ताकि जो 24 घंटे का टाइम पीरियड है वो सैक्रोसैंक्ट रहे. ठीक है, उसका कोई वायलेशन ना हो. ठीक है, और जब हम यहां बात करते हैं मजिस्ट्रेट की तो वी आर रेफरिंग टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. इज दैट क्लियर? अब इसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर डेडिकेट करके रखा है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा. अभी हम लोग खाली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ रहे हैं. क्या क्या ध्यान रखना है आपको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि नॉट जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट. अलॉन्ग विद दैट कौन पुलिस ऑफिसर एक्यूज को लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. ठीक है, उसके बाद ये हम लोग यहाँ पर क्यों एंटर कर रहे हैं 187 में, जब 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो पाए. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो 187 का कोई भी यूज़ नहीं है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 187 का कोई भी यूज़ नहीं है अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तो. अलॉन्ग विद दैट आपको मजिस्ट्रेट के सामने केस डायरी भी प्रोड्यूस करना है जिसको आप 192 के वर्चू से मेंटेन करते हो. इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, एक बार से दोबारा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ छूटे ना इसमें. वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, एनी पर्सन इज अरेस्टेड बाय वर्च्यू ऑफ चैप्टर 5 एंड डिटेन्ड इन कस्टडी. विच कस्टडी? पुलिस कस्टडी. ठीक है, एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदिन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स फिक्स्ड बाय सेक्शन 58 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded. The officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter specified relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate. Is that clear? Clause 2 पे आते हैं. The magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case, after taking into consideration whether such person has not been released on bail or his bail has been cancelled, authorize from time to time the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को प्रेजेंट किया. अब चाहे मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन हो या फिर ना हो उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने की, ठीक है, वेदर उसके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो. देखिए यहाँ पे दोबारा पढ़िए क्या लिखा है. हाँ, he has or has no jurisdiction to try the case after taking into consideration whether such person has not been released on bail or his bail has been cancelled.
साथ ही साथ जब आपने उसको प्रोड्यूस किया है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन बेल पर रिलीज हुआ है। ठीक है, ये चेक करेंगे कि ये पर्सन बेल पर रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, और रिलीज होने के बाद क्या उसकी बेल कैंसिल हो गई है। देखो, एक्यूज को बेल मिल गई, ठीक है, बेल के टर्म्स को उसने वॉयलेट कर दिया, तब पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब यहां पर अगेन बेल की कंडीशंस को वॉयलेट करने के बाद जब उसका अरेस्ट हो रहा है, तब भी तो आपको 187 में एंटर करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में अरेस्ट कर रहे हो 24 घंटे के अंदर आपको 187 के अंदर प्रोड्यूस करना ही करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको सेक्शन 39 के अंदर बताया था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर एक एक्यूज्ड अपना नाम या रेसिडेंस देने से मना कर दे तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। वहां पर भी अगर वो अरेस्ट करता है और 24 घंटे में वो नाम और रेसिडेंस का पता नहीं लगा पाता है, तो उसको 187 में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू 58 ओनली, इन एनी सिचुएशन जहां पे 24 घंटे में आप कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहे अरेस्ट करने के बाद, तो आपको 187 में उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, चाहे उसके पास उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या कंसिडरेशन में लेंगे, वो ये लेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन बेल पर रिलीज हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर ये पर्सन कभी बेल पर रिलीज ही नहीं हुआ है। इन दोनों चीजों को वो कंसिडरेशन में लेंगे आगे। हाँ, देन उसके बाद वो ऑथराइज करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। ठीक है, अब वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम ऑथराइज कर सकते हैं कि एक्यूज्ड को किस कस्टडी में रखना है, जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी। ठीक है, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days in the whole or in parts at any time during the initial 40 days or 60 days out of detention period of 60 days or 90 days as the case may be, as provided in subsection 3, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या है क्लॉज 2 के अंदर। देखिए क्लॉज 2 ये कहता है, सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 जो है ये क्या कहता है, ये बेसिकली बताता है कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने आपने एक्यूज को प्रोड्यूस किया, चाहे वो जुरिस्डिक्शन हो या जुरिस्डिक्शनल हो कि ना हो, सबसे पहले ही विल टेक इनटू कंसिडरेशन वेदर द एक्यूज्ड हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल और नॉट। ठीक है, ठीक है, इसी में ये भी कवर करवा लेते हैं कि बेल पे निकला था और उसका बेल जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, रिलीज्ड ऑन बेल और नॉट। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, उसके बाद हम ये ध्यान देखेंगे, इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेने के बाद जो मजिस्ट्रेट साहब है वो क्या करेंगे, वो उसकी डिटेंशन जो है, ठीक है, वो या तो पुलिस कस्टडी में दे देंगे या तो जुडिशियल कस्टडी में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं इधर इन पुलिस कस्टडी और इन जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, अब यहां पर पुलिस कस्टडी जो है वो मैक्सिमम 15 दिन के लिए ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एक्यूज्ड के अरेस्ट होने के बाद जो मैक्सिमम कस्टडी में उसको रखा जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, दैट कुड ईदर बी 60 डेज और 90 डेज। मेरी बात को ध्यान समझिए, आपने एक्यूज को अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया है, ताकि इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपरली कर सको, या फिर आप चाहते हो कि एक्यूज जो है वो डिटेंशन में रहे, चाहे पुलिस कस्टडी में रहे चाहे जुडिशियल कस्टडी में रहे। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैक्सिमम पीरियड के लिए जितना उसको डिटेन किया जा सकता है, दैट कुड ईदर बी 60 डेज और 90 डेज। 60 डेज इन द केसेस वेयर इट हैज बीन alleged that the accused has committed an offense punishable with less than 10 years of punishment। ठीक है, and 90 days in the situation where it has been alleged that the accused has committed an offense punishable with 10 or more years of punishment। ठीक है, अब आपके पास 60 दिन है और 90 दिन है, जिस बीच में आपको चार्जशीट सबमिट करनी है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके चार्जशीट सबमिट करनी है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आउट ऑफ दीज 60 डेज एंड आउट ऑफ दीज 90 डेज, 60 में आपका 40 दिन और 90 में आपका 60 डेज। ठीक है, इस बीच में आप एट मैक्स 15 डेज की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हो। एट मैक्स आप 15 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हो
इन द 40 days एंड इन द 60 days। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 दिन की आप पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है विच इज पनिशेबल विथ लेस देन 10 years ऑफ पनिशमेंट। तो वहां टोटल जो कस्टडी है वो कितनी होगी, 60 दिन की। उस 60 में जो इनिशियल 40 days होंगे उस बीच में आप 15 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हो। एंड फॉर द ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद 10 years और मोर ऑफ पनिशमेंट, वहां पर टोटल डिटेंशन जो होगा वो होगा 90 days। और उस 90 days में जो 60 days होंगे शुरू के, उन 60 days में आप 15 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो पुलिस कस्टडी है 15 दिन की, इन दोनों सिचुएशंस में ये या तो एक बार में ग्रांट की जा सकती है कि 15 दिन के लिए आपने ऑल टुगेदर सौंप दिया पुलिस को, ठीक है, या फिर ये स्कैटरली भी ग्रांट की जा सकती है। मतलब आपने पहले क्या किया, सपोज दिस वाज द टोटल 40 days इनिशियली ऑफ 60 days, ठीक है। तो पहले जब आपके सामने प्रोड्यूस किया गया एक्यूज्ड को, तो आपने 3 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी, ठीक है। फिर 3 दिन के बाद आपने 10 दिन की पुलिस कस्टडी 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दी है, पुलिस कस्टडी है, ठीक है। अब 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद अगेन पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करते कि पुलिस कस्टडी दे दो, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने 12 दिन की पुलिस कस्टडी अगेन ग्रांट कर दी। टोटल कितना हो गया, 12, 10, 22, 3, 25। तो ये जो 25 दिन है, क्या ये 40 दिन के अंदर कवर हो जा रहे हैं? द आंसर इज यस। तो क्या यहाँ पे पुलिस कस्टडी ऐसे ग्रांट की जा सकती थी? यस, की जा सकती थी। लेकिन सिचुएशन मान लो ऐसा होता कि 40 दिन समाप्त हो गए और अभी भी पुलिस कस्टडी के 5 दिन बचे हुए हैं टोटल, ठीक है। तो क्या यहां पर 40 दिन के एंड होने के बाद आप 5 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हो? द आंसर इज नो। यही कह रहा है आपका क्लॉज 2, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ते हैं यहां से, फ्रॉम टाइम टू टाइम से। फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days इन द होल और इन पार्ट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 days और 60 days आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 days और 90 days as the case may be as provided in subsection 3, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forward to a magistrate having such jurisdiction। अब देखिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहां पर जो इसका लास्ट वाला पार्ट है एंड से, यहां से जो पार्ट है, ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि आपने मान लो नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को प्रेजेंट किया। अब नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट ने केस डायरी को पेरूज करके और एक्यूज से बातचीत करके उनका ये ओपिनियन फॉर्म हो गया कि यहां पर इसको फर्दर डिटेन करके रखना वुड बी अनरीजनेबल, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो उसको भेज देंगे टू द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट। क्यों भेज देंगे जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास? बिकॉज बेल ग्रांट करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास ही होती है। नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट 187 के अंदर पुलिस या जुडिशियल कस्टडी तो ग्रांट कर सकता है लेकिन बेल नहीं ग्रांट कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अगर उनको बेल ग्रांट करवाना है तो वो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को भेज देंगे अगर उनको ये लगता है कि यहां पे इसकी डिटेंशन जो है दैट इज unnecessary, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है ना, एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट फॉर ट्रायल एंड कंसीडर्स further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को भेज दोगे अगर आपको लगता है कि इसको और डिटेन करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको बेल पे रिलीज कर देना चाहिए। क्लॉज 3, the magistrate may authorize the detention of the accused person beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this subsection for a total period exceeding 90 days, where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of 10 years or more। ध्यान से मेरी बात को समझिए। क्लॉज 3 ये कहता है कि पुलिस कस्टडी जो मैक्सिमम आप 15 दिन की रुको मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, तो जो आपका सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 है ये बोलता है कि पुलिस कस्टडी आप मैक्सिमम 15 दिन की ग्रांट कर सकते हो इन द इनिशियल 40 days और 60 days, ठीक है। आपने मान लो 15 दिन की पूरी पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी, लेकिन आपको ये लगता है कि 15 दिन से भी ज्यादा थोड़ा टाइम और देने की आवश्यकता है पुलिस ऑफिसर को, तो यहां पर आप इसको भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 40 days और 60 days के अंदर ही आप पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हो, भले ही 15 दिन से ज्यादा कर दो लेकिन विद इन द 40 एंड 60 days, ठीक है। अगर ये एक्सपायर हो गया तब आप पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days
if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so. अब adequate grounds में क्या आ सकता है? For example, पुलिस ऑफिसर को एक्यूज की नीड है फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. ठीक है, मतलब उसकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए एक विटनेस को लेके आए हैं और ये प्रोसेस उनको करना है, तो ये एक एडिक्वेट ग्राउंड बनेगा. तो वहां पर वो चाहते हैं कि इसको पुलिस कस्टडी में थोड़े टाइम के लिए रखा जाए. ठीक है, तो यहां पर ये एक एडिक्वेट ग्राउंड बनेगा. यहां पर इसलिए जो मजिस्ट्रेट है वो 15 दिन से ज्यादा की भी कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं. ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे बर्डन इज हायर, इसीलिए हमने यूज किया है एडिक्वेट ग्राउंड. लाइक आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि बस आपको एक प्रिजम्पशन है तो आप दे रहे हो, नहीं, आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए. और सफिशिएंट ग्राउंड जो है वो सिर्फ तभी आपको समझ में आएगा जब आपके पास कोई मटीरियल होगा. तो पुलिस ऑफिसर को ऐसा मटीरियल भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि सफिशिएंट ग्राउंड क्रिएट हो सके. आगे, बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस सबसेक्शन फॉर ए टोटल पीरियड एक्सीडिंग. अब हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया कि 15 दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी तो हम ग्रांट करवा सकते हैं इन द फर्स्ट 40 एंड 60 डेज. लेकिन पहला 90 days where the investigation relates to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of 10 years or more. ऐसे offenses जिनकी punishment is 10 years or more, वहां पर आप 90 days से ज्यादा एक्यूज्ड को कस्टडी में नहीं रखोगे. हम सिर्फ 90 दिन दे सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन. उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो हम उससे ज्यादा देर तक उसको डिटेन करके नहीं रखेंगे इन द सिचुएशन वेयर द ऑफेंस रिलेट्स टू वेयर इट हैज बीन अलीज्ड दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर. जब भी मैं 10 years और मोर बोलता हूं तो यहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी इम्प्लाइडली कवर्ड है. ठीक है, आगे 60 days where the investigation relates to any other offense and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provision of chapter 35 for the purposes of that chapter. देखिए मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है. देखिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा. हमने आपको, रुकिए मैं नीचे बताता हूं, हमने आपको 60 एंड 90 डेज का टाइम पीरियड दिया है फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट. ठीक है, आपको 60 और 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना है और इतने टाइम पीरियड के दौरान हम एक्यूज को कस्टडी में रखेंगे, हमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, आप फेल कर जाते हो 60 और 90 डेज में चार्जशीट को फाइल करने के लिए. ठीक है, फाइल करने से, चार्जशीट को फाइल करने से आप फेल कर जाते हो विद इन द 60 और 90 डेज. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्यूज रिलीज हो जाएगा विद डिफॉल्ट बेल. ठीक है, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट बेल पर एक्यूज को सिर्फ तब रिलीज किया जाएगा जब एक्यूज अपने बिहाफ पर अपने रिलीज के लिए एक एप्लीकेशन मूव करे ऑटोमेटिकली. देखो, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 एंड 90 डेज डिफॉल्ट बेल का राइट तो आ जाएगा, लेकिन जो आपका ये राइट है ना, इसको आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा बाय एन एप्लीकेशन. अब सपोज यहां पर क्या हुआ कि 63 डेज तक ऐसे ऑफेंसेस में जो कि 10 साल से कम के पनिशमेंट वाले हैं, उसमें 63 डेज तक एक्यूज को कस्टडी में रखा गया. ठीक है, अब एक्यूज जो है वो बेल की एप्लीकेशन तैयार कर लिया, उसको बेल पे अब रिलीज होना है. जैसे ही वो एप्लीकेशन मूव करने वाला था उसके 1 घंटे पहले पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट कर दी. तो यहां पर जो एक्यूज का डिफॉल्ट बेल का राइट है ये खत्म हो जाएगा. ये आपको समझना पड़ेगा ध्यान से. ठीक है, 60 और 90 दिन के एक्सपायरेशन के बाद डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाएगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है. ठीक है, अब डिफॉल्ट बेल का जो आपका राइट है उसको आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. अगर आपके राइट के एक्सरसाइज करने से पहले पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट कर दी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो आपका राइट है इट वुड ऑटोमेटिकली गेट एक्सटिंग्विश्ड. इज दैट क्लियर? जो आपका राइट है इट विल ऑटोमेटिकली गेट एक्सटिंग्विश्ड. ठीक है, आपका राइट सिर्फ तभी तक सस्टेन करेगा जब तक कि चार्जशीट सबमिट ना हो. तो चार्जशीट सबमिट करने से पहले आपने डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन मूव कर दी तो हम आपको रिलीज कर देंगे. लेकिन अगर चार्जशीट सबमिट हो गया इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 और 90 डेज, तो जो आपका राइट है डिफॉल्ट बेल का इट विल गेट एक्सपायर्ड. इज दैट क्लियर? देखिए यहां पर यही लिखा है, and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail. यानी कि अब आपका डिफॉल्ट बेल का राइट आ गया. इसमें आप एक चीज इंप्लाइडली और ये भी समझ सकते हैं कि इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 और 90 डेज आपके पास एक राइट आ जाता है टू गेट बेल. ठीक है, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 और 90 डेज इवन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस गेट्स कन्वर्टेड टू अ बेलेबल वन if he is prepared to and does furnish bail
and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provision of chapter 35 for the purposes of that chapter. मतलब यहाँ पे प्रिज्यूम करेंगे कि चैप्टर 35 जो कि बेल का चैप्टर है उसके अंदर आपको रिलीज कर दिया गया है. इज दैट क्लियर? क्लॉज 4 पे आते हैं. No magistrate shall authorize detention of the accused in custody of the police under this section unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in the judicial custody on production of the accused either in person or through the audio video electronic means. देखिए क्लॉज 4 सिंपली बस यही कहता है कि अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट करनी है, ठीक है, तो वो सिर्फ तब ग्रांट किया जाएगा जब एक्यूज्ड को इन पर्सन, ठीक है, विद बॉडी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए. लेकिन जब जुडिशियल कस्टडी की बात है, ठीक है, मान लो एक्यूज जो है वो पुलिस कस्टडी में था, यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी जो यहाँ पर एक्सपायर हो रही है, ठीक है. अब पुलिस ऑफिसर चाहते हैं कि और थोड़े टाइम के लिए पुलिस कस्टडी मिल जाए, तो इस पॉइंट पर उनको इन पर्सन एक्यूज को प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट. इन पर्सन एक्यूज को प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट अगर उनको पुलिस कस्टडी इंक्रीज करवानी है तो, ठीक है. लेकिन सपोज सिचुएशन ऐसा है कि जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई थी फॉर 15 डेज और वो यहां पर एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी को इंक्रीज करवाना है, तो यहां पर आपको या तो एक्यूज को इन पर्सन प्रेजेंट करना है, नहीं तो आप चाहो तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी जुडिशियल कस्टडी को इंक्रीज करवा सकते हो. लेकिन अगर पुलिस कस्टडी इंक्रीज करवानी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूज जो है वो इन पर्सन ही प्रोड्यूस किया जाना चाहिए बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है. दोबारा बार इसको पढ़ लेते हैं. नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the audio video electronic means. I guess ये आपको समझ में आ गया होगा. आगे देखते हैं. No magistrate of the second class not specially empowered in this behalf by the High Court shall authorize detention in the custody of the police. देखो, आप चाहो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के पास भी एक्यूज को प्रोड्यूस कर सकते हो लाइक आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 24 आवर्स, ठीक है. लेकिन जेएमएससी जो है वो पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस जो हाई कोर्ट है, लाइक सारे स्टेट्स के अपने हाई कोर्ट हैं, तो वो रूल्स बनाते हैं इस बिहाफ में. तो अगर उनके रूल में ये चीज़ लिखा हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास भी पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकता है, तब आप कर सकते हो. लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो जनरली आप पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं कर सकते, आप खाली जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर सकते हो. इज दैट क्लियर? Explanation 1. For the avoidance of doubts, it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in subsection 3, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail. देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब तक आप बेल फर्निश नहीं करोगे तब तक आप कस्टडी में ही रहोगे. मतलब आपका राइट तो आ गया, लेकिन जब तक आप उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक हम आपको कस्टडी में ही रखेंगे. और एक्सपायरेशन के बाद अगर चार्जशीट सबमिट हो गई तो ऑटोमेटिकली जो आपका राइट है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है. Explanation 2. If any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under subsection 4, that is for the purpose of getting police custody, the production of the accused person may be proved by signature on the order authorizing detention or by the order certified by the magistrate as to production of the accused person through the audio video electronic means as the केस में भी. देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हमें ये पता लगाना है कि पुलिस कस्टडी ग्रांट करवाने के लिए एक्यूज्ड को इन पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया था कि नहीं किया गया था, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये हम पता लगा सकते हैं बाय द सिग्नेचर ऑफ द एक्यूज्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन. मतलब यहाँ पर जब डिटेंशन का ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब पास करते हैं तो वहाँ पर एक्यूज्ड का भी सिग्नेचर लिया जाता है. मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, एक्यूज्ड को क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है इन पर्सन व्हेन इट कम्स टू पुलिस कस्टडी? द रीजन इज कि अगर पुलिस कोई भी वायलेंस किया होगा एक्यूज्ड के ऊपर, ठीक है, कोई उसको इंजरी कॉज किया होगा, तो मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसाई वो पता चल जाएगा, या फिर जो एक्यूज्ड है वो मजिस्ट्रेट साहब को बता भी सकते हैं कि देखो इन्होंने मेरे अगेंस्ट में वायलेंस किया है, ठीक है. तो उन सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब जो है वो पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं करेंगे, रैदर या तो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर देंगे या तो उसको बेल पर रिलीज कर देंगे, ठीक है. Provided that in case of a woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution. अगर कोई वुमेन है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स तो उसका डिटेंशन जो है दैट शुड ओनली बी इन अ रिमांड होम और
रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन, लाइक कोई एनजीओ वगैरह है, ठीक है, वो कोई रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे उसकी कस्टडी दी जा सकती है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अदरवाइज देन इन पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और इन प्रिजन अंडर जुडिशियल कस्टडी और अ प्लेस डिक्लेयर्ड एज प्रिजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पहले बाय वर्च्यू ऑफ अ जजमेंट, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, इट वाज इधर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन और सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है. बाय वर्च्यू ऑफ दैट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लाइक वहाँ पर ये भी कंसीडर किया था कि देयर आर सम अदर फॉर्म्स ऑफ डिटेंशन ऑल्सो जहाँ पे एक्यूज को डिटेन करके रखा जा सकता है. बट अब ये क्लियर कर दिया गया है कि पुलिस कस्टडी का मतलब होगा पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया है एंड जुडिशियल कस्टडी का मतलब होगा जेल के अंदर रखा गया है. एंड इन दोनों कस्टडी के अलावा देयर वुड बी नो थर्ड कस्टडी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी जगह को प्रिजन डिक्लेयर ना करे, ठीक है. क्लॉज 6 पे आते हैं. Notwithstanding anything contained in subsection 1 to subsection 5, the officer in charge of the police station or the police officer making an investigation, if he is not below the rank of a sub-inspector, may, where a magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate on whom the powers of a magistrate have been conferred, a copy of the entry in the diary hereinafter specified relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such executive magistrate, and thereupon such executive magistrate may, for reasons to be recorded in writing, authorize the detention of the accused person in such custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days in the aggregate. And on the expiry of the period of detention so authorized, the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order, and where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was detained in custody under the orders made by an executive magistrate under this subsection shall be taken into account in computing the period specified in subsection 3. देखिए जो आपका subsection 6 है, ठीक है, ये एक नॉट विस्टैंडिंग क्लॉज है, यानी कि एक ओवर राइडिंग इफेक्ट दे रहा है टू द जनरल रूल विच इज कंटेन फ्रॉम सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 5. यहां पर ये बोल रहा है कि भैया देखो हमने तो एक्यूज को फंडामेंटल राइट दे के रखा है कि आपके 24 घंटे के अरेस्ट में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है. अब देखो सिचुएशन ऐसी है ना कि एक ऐसे जगह पर एक्यूज को अरेस्ट किया गया है जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अवेलेबल. तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के को भी अप्रोच कर सकते हो जो कि मैक्सिमम 7 डेज की कस्टडी ग्रांट कर सकता है इन द एग्रीगेट. मतलब कि 7 डेज की वो एग्रीगेट कस्टडी ग्रांट कर सकता है. दैट कुड ईदर बी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, मतलब कंबाइंड, ये दोनों कंबाइंड जो है ये सिर्फ 7 डेज ही होने चाहिए. मतलब सपोज उसने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी एंड फॉर द रेस्ट ऑफ 5 डेज उसने जुडिशियल कस्टडी दे दी. और अगर इन 7 दिनों में आपने प्रॉपर अथॉरिटी से डिटेंशन का ऑर्डर नहीं लिया इधर इन द पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दिस 7 डेज एक्यूज्ड के पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाएगा, ठीक है. बट अगर आपने प्रॉपर अथॉरिटी से डिटेंशन को इंक्रीज करवा लिया, ठीक है, तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये 7 डेज की कस्टडी है इट विल बी काउंटेड हियर, ठीक है. मतलब आपने प्रॉपर अथॉरिटी से डिटेंशन ले लिया, ठीक है, तो वहां पर ये 7 दिन की कस्टडी को हम काउंट करेंगे. मतलब अगर मान लो 2 दिन की पुलिस कस्टडी आपने पहले लाइक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ग्रांट कर दी थी, तो जो प्रॉपर अथॉरिटी है अब वो मैक्सिमम 13 दिन की ही पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकती है. इज दैट क्लियर, ठीक है. और लाइक टोटल 7 डेज एक्सपायर हो गए ना, तो मैक्सिमम कस्टडी कितनी है 60 डेज की और 90 डेज की. तो ये कितना बचा, ये बचा 53 डेज एंड ये हो गया 83 डेज. तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो भी अगर चाहे तो कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं अगर विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो, ठीक है. लेकिन वो मैक्सिमम सिर्फ 7 दिन के लिए कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट उनको भी बाकी प्रोसीजर से कंप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज लाइक जो एक्यूज्ड है वो इन पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए उनके सामने. एंड अलॉन्ग विद दैट उनको भी केस डायरी को पेरूज करना है, ठीक है, उनको भी केस डायरी को पढ़ना है, ठीक है. हाँ, लाइक ऐसे नहीं है कि वो मैकेनिकली वहाँ पर कस्टडी ग्रांट कर देंगे. उनको पहले एक्यूज को अपने सामने इन पर्सन बुलाना है एंड अलॉन्ग विद दैट केस डायरी को पढ़ना है. देन देयर आफ्टर वो ये कर सकते हैं कि 7 दिन की एग्रीगेट इम्प्रिजनमेंट ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है. समझ में आ गया आपको ये चीज़. और अगर 7 दिन के बाद आपने प्रॉपर अथॉरिटी से डिटेंशन को इंक्रीज नहीं करवाया तो एक्यूज जो है उसको डिफॉल्ट बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा. इज दैट क्लियर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. प्रोवाइडेड दैट बिफोर the expiry of the period aforesaid,
the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the records of the case together with a copy of the entries in the diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the केस में भी। तो यहाँ पर ये 7 दिन के एक्सपायरी से पहले, जो 7 दिन का टाइम पीरियड है, इसके एक्सपायरी से पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को क्या करना है, उनको ट्रांसमिट कर देना है नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास केस के रिकॉर्ड को, ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी जिसको उन्होंने लाइक पेरूज किया था relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the case में भी। यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि विद इन 7 days आपको क्या करना है कि जो केस डायरी है, ठीक है, जो भी उस केस के रिकॉर्ड्स हैं उसको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आपको फॉरवर्ड करना है। क्लॉज 7 देखते हैं। A magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reasons for so doing। अगर आप पुलिस कस्टडी ग्रांट कर रहे हो तो आपको स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि पुलिस कस्टडी के लिए आपको हर बार जस्टिफाई करना है कि आप पुलिस कस्टडी क्यों ग्रांट कर रहे हो। इट कैन नॉट बी अ मैकेनिकल ऑर्डर, ठीक है, और रूटीन मैनर में भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ये हमेशा ही एक जस्टिफाइड ऑर्डर होना चाहिए, ये एक रीजनड ऑर्डर होना चाहिए, ये एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए पुलिस कस्टडी वाला, ठीक है। क्लॉज 8, एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन द सीजीएम मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद हिज रीजन फॉर मेकिंग इट टू द सीजीएम, ठीक है। कोई भी जेएमएफसी जो है अगर वो डिटेंशन का ऑर्डर पास कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये है कि जो भी ऑर्डर है वो उसको फॉरवर्ड करेगा बिफोर द सीजीएम। क्लॉज 9, इफ एनी केस ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज वॉज अरेस्टेड the magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that for special reasons and in the interest of justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। अगर मान लो समन्स केस है, ठीक है, समन्स केस है और 6 महीने के अंदर समन्स केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई। ये आपको टाइम पीरियड सारे ध्यान रखने हैं 187 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का 7 दिन ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि अगर समन्स केस है और वो 6 महीने में उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है, मतलब तक इंक्वायरी तक बात गई नहीं है, कॉग्निजेंस तक बात गई नहीं है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, 6 महीने में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ऑटोमेटिकली जो केस है उसको क्लोज कर दिया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट अनटिल एंड अनलेस पुलिस ऑफिसर जो है वो कोई जस्टिफाइड रीजन ना दे। देखिए पे क्या लिखा है, इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड। From which date we will count? From the date when the accused was arrested। 6 महीने का टाइम पीरियड कब से काउंट होगा? Not from the date when the information is received, from the date when the accused was arrested, ठीक है। The magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that for special reasons and in the interest of justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपली यही कह रहा है कि अगर एक समन्स केस है, ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस दिन से एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है उस दिन से लेके अगर 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर के थ्रू फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने कि क्यों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने दिया जाए, नहीं तो ऑटोमेटिकली केस को क्लोज कर दिया जाएगा अगर 6 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट एक समन्स केस की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई तो। 10 देखते हैं, वेयर एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस has been made under subsection 9, the session judge may, if he is satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into the offence sought to be made, vacate the order made under subsection 9 and direct further investigation to be made into the offence subject to such directions with regard to bail and other matters as he may specify। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर क्लॉज 9 के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने एक ऑर्डर पास किया, क्या ऑर्डर पास किया है कि समन्स केस था, 6 महीने में आपने इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं किया फ्रॉम द डेट व्हेन द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऐसे ऑर्डर से पीड़ित फील कर रहे हो तो आप सेशंस कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ वेकेटिंग दैट ऑर्डर दैट हैज बीन पास्ड अंडर क्लॉज 9। इज दैट क्लियर? तो आपको किसके पास एप्लीकेशन मूव करना है? सेशंस जज के पास। समझ में आ गया आपको ये चीज, ठीक है। 188 पे आते हैं।
Report of investigation by subordinate police officer. When any subordinate police officer has made any investigation under this chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station. अगर 176 के अंदर किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दिया गया है तो वो जो रिपोर्ट तैयार करेगा इन्वेस्टिगेशन की वो किसको फॉरवर्ड करेगा, टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. रिपोर्ट यहाँ पर बेसिकली वही जो चार्जशीट है उसकी बात हो रही है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है. व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उसको पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा. ठीक है. सेक्शन 189, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट. So now we will enter into two situations, and that is we will enter into the conclusion of investigation. Now there is a possibility that after conducting the investigation, the police officer or the investigating officer finds deficient evidence. ठीक है, and there is a possibility that after concluding the investigation, the police officer finds sufficient evidence. सो डेफिशिएंट एविडेंस का जो प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 189 एंड सफिशिएंट एविडेंस का जो प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 190 BNSS. तो अगर पुलिस ऑफिसर को किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट में डेफिशिएंट एविडेंस मिलता है तो वहाँ पर वो सबमिट करते हैं क्लोजर रिपोर्ट. एंड ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोजर रिपोर्ट को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, लाइक नेगेटिव चालान. एंड व्हेन द पुलिस ऑफिसर फाइंड्स sufficient evidence against the accused after concluding the investigation, तो उसके बाद वो सबमिट करते हैं चार्जशीट, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसको हम पॉजिटिव चालान भी कहते हैं, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, और जिसको हम चालान भी कहते हैं. ठीक है, और जब सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है 190 BNSS के अंदर, देन देयर आफ्टर दे सबमिट द चार्जशीट अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3. ठीक है, तो पहले 189 कर लेते हैं. रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट. इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द एक्यूज्ड टू अ मैजिस्ट्रेट, such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond or bail bond, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial. देखिए ध्यान समझिए 189 किस बारे में बात कर रहा है. ये बताता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को डेफिशिएंट एविडेंस मिलता है, ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर को डेफिशिएंट एविडेंस मिलता है तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन डू दिस कि अगर एक्यूज्ड वाज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, ठीक है, यहाँ पे हम पुलिस कस्टडी की बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द एक्यूज्ड टू अ मैजिस्ट्रेट, सच ऑफिसर शैल इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी. तो द टर्म कस्टडी विच हैज बीन यूज्ड हियर इज पुलिस कस्टडी. ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के बाद लगता है कि देयर डज नॉट अपीयर एनी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द पर्पज ऑफ फॉरवर्डिंग द एक्यूज बिफोर द मैजिस्ट्रेट. मैं आपको बताता हूँ, जब भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई सफिशिएंट ग्राउंड मिलता है कि जिसके बेसिस पर चार्जशीट सबमिट किया जा सकता है एंड मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं एंड फर्दर ट्रायल को स्टार्ट किया जा सकता है, तो उस केस में वो चार्जशीट के साथ में एक्यूज्ड को भी मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में फॉरवर्ड कर देते हैं अगर वो पुलिस कस्टडी में रहता है तो. ठीक है, बट अगर एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुई और इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद डेफिशिएंट एविडेंस मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर उसको बेल बॉन्ड या फिर अपने पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर सकती है. पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया था. ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर या तो उसको बेल बॉन्ड पे या फिर अपने पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर देगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि बेल बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड पे आखिर आप रिलीज क्यों कर रहे हो अगर आपको डेफिशिएंट एविडेंस मिल रहा है. आपने इन्वेस्टिगेशन किया किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में एंड आपने उसको अरेस्ट भी किया, अरेस्ट करने के बाद आपको डेफिशिएंट एविडेंस मिल रहा है तो आप उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे रिलीज कर रहे हो. आखिर आप बेल बॉन्ड पे भी क्यों रिलीज कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको ऐसे रिलीज कर दो. द थिंग इज, जब पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो क्लोजर रिपोर्ट पे इंक्वायरी करने की जो पावर है दैट इज विद द मैजिस्ट्रेट. ठीक है,
अब मैजिस्ट्रेट साहब अगर मान लो इंक्वायरी कर रहे हैं क्लोजर रिपोर्ट के साथ एंड उनको ये लगता है कि यहाँ पर वो कॉग्निजेंस ले सकते थे, ठीक है, और उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन में इस बॉन्ड और बेल बॉन्ड में एक कंडीशन डाली जाती है कि जब इस क्लोजर रिपोर्ट का पेरूजल मजिस्ट्रेट साहब करेंगे तब अगर वो आपको कोर्ट में बुलाते हैं तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, बिकॉज द मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड विद द क्लोजर रिपोर्ट, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देयर वॉज दिस फेमस केस ऑफ आरुषि तलवार वेयर इन वॉट वॉज हैपेंड दैट आफ्टर CBI they concluded the investigation. After CBI, when they concluded the investigation, they filed closure report. They said कि इस केस में हमें कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है, या फिर हमें ये भी पता नहीं चला है कि एग्जैक्टली एक्यूज्ड कौन है जिसने आरुषि तलवार और हेमराज का मर्डर किया। हेमराज जो उनका वर्कर था उसका मर्डर किसने किया ये इनको सफिशिएंटली पता नहीं चला, ठीक है। इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया कोर्ट में, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसके बाद इस क्लोजर रिपोर्ट के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3 जो आरुषि के पेरेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन डाला। उन्होंने बोला कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है इसको रिजेक्ट किया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एक्यूज का पता लगाया जाए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जब ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया गया ना, तो जज साहब ने एक सवाल उठाया आरुषि तलवार के पेरेंट्स के अगेंस्ट में कि जब मर्डर हुआ था तो उस टाइम पर सिर्फ आप दोनों ही वहाँ पर प्रेजेंट थे, आप दोनों, हेमराज और आरुषि और हेमराज का मर्डर हो गया, आप दोनों बचे, तो बाय वर्च्यू ऑफ लास्ट सीन थियरी दैट वी विल रीड इन BSA, बाय वर्च्यू ऑफ लास्ट सीन थियरी मैजिस्ट्रेट ने, सेशंस कोर्ट ने आरुषि तलवार के पेरेंट्स के अगेंस्ट में ही कॉग्निजेंस ले लिया था, ठीक है, कि आपने ही मर्डर किया, आप जस्टिफाई करो कि आपने मर्डर नहीं किया, ठीक है। इसको लोग वो डिटेल में पढ़ेंगे BSA के अंदर, अभी बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होता क्या है। तो जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया जाता है ना, तो पहली बात तो कोर्ट इससे बाउंड नहीं होता है, और अगर मान लो कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर भी ली तब भी आप एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3 फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग द CBI और पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 189 के अंदर जब पुलिस ऑफिसर को डेफिशिएंट एविडेंस मिलता है तो वो उसको बॉन्ड और बेल बॉन्ड पे रिलीज कर देते हैं। रिलीज करके उसमें एक कंडीशन ये डाल देते हैं कि जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको बुलाया जाएगा तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है वो क्लोजर रिपोर्ट से बाउंड नहीं होते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स रीड sufficient evidence, that is section 190 cases to be sent to magistrate when evidence is sufficient. Now अगर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के बाद जो एविडेंसेस मिले हैं दे आर सफिशिएंट इन द नेचर कि एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जा सकता है एंड मजिस्ट्रेट भी इस रिपोर्ट के बेसिस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। तो क्या होगा इसमें देखते हैं। If upon an investigation under this chapter, it appears to the officer in charge of the police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or commit him for trial, or if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed. अब investigation करने के बाद police officer they found out that there is sufficient evidence अगेंस्ट द एक्यूज, तो वो पहले चीज़ क्या करेंगे, पहले वो एक्यूज को मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में भेज देंगे, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट वो पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब अगर जो ऑफेंस था जिसके लिए पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई है वो बेलेबल है तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको बेल पे रिलीज कर देंगे, ठीक है। इधर समझ में आ गया आपको। प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट इफ द एक्यूज्ड इज नॉट इन कस्टडी द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन for his appearance before the magistrate, and the magistrate to whom such report is forwarded shall not refuse to accept the same on the ground that the accused is not taken in custody. अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया गया, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में अगर पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो उस पर्टिकुलर एक्यूज से एक बॉन्ड में एंटर करवाएंगे कि जब भी तुमको कोर्ट में बुलाया जाएगा तुमको प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड जस्ट बिकॉज आपने एक्यूज को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा कि जो मजिस्ट्रेट साहब है वो एक्यूज को कस्टडी में लेने से मना कर दे, ठीक है। क्लॉज 2 पे आते हैं। व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स एन एक्यूज पर्सन टू अ मजिस्ट्रेट और टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant and so many of the persons to appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate
as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 ये बताता है कि जब आप एक्यूज्ड को फॉरवर्ड करोगे बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है, और व्हेन यू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द एक्यूज्ड टू बी सो दैट ही विल इंश्योर हिज प्रेजेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो उसके साथ में आप एक्यूज्ड के साथ में अगर आपको कोई वेपन या कोई मटेरियल थिंग मिला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यानी कोई आर्टिकल मिला है आपको, तो उसको भी आप पैरेलली मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर दोगे, सेंड कर दोगे, ठीक है. एंड यहाँ पे आगे से पढ़िए, एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट एंड so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence in the matter of the charge against the accused. अब देखिए यहाँ पे आगे का पार्ट क्या कह रहा है, it is mandatory that the complainant and the witnesses they shall be entered into a bond, personal bond, दैट दे विल अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट. अब यहाँ पर उनको बॉन्ड में क्यों एंटर करवाया जा रहा है, क्योंकि देखिए इन विटनेसेस के बेसिस पर ही पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इन विटनेसेस को ही जो प्रोसिक्यूशन है वो ट्रायल के दौरान बुलाएगा एंड इनके एविडेंसेस के थ्रू अपने केस को प्रूव करने का प्रयास करेगा. अब सपोज सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जो कंप्लेनेंट है या जो विटनेसेस है वो बैक ऑफ करने लगे कि नहीं नहीं हम तो कोर्ट नहीं आएंगे जब हमें एविडेंस देना होगा, तो इन ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी ना हो इसलिए उनको भी बॉन्ड में एंटर करवाया जाएगा कि जिस दिन आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा आपको उस दिन अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं इसमें. क्लॉज 3, if the court of the CJM is mentioned in the bond, such court shall be held to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice of such reference is given to such complainant or persons. अगर मान लीजिए बॉन्ड में CJM कोर्ट का नाम मेंशन्ड है, ठीक है, ये आपका बॉन्ड है, ठीक है, इसमें लाइक CJM कोर्ट का नाम मेंशन्ड है, ठीक है, बॉन्ड में कि आपको CJM कोर्ट के सामने जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर CJM कोर्ट का नाम मेंशन्ड है तो जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड हमने एक और पढ़ा था सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, इम्प्लाइडली वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि CJM के पास ये पावर है कि वो बिजनेस एलोकेट कर सकते हैं, मतलब कि जब उनके पास कोई केस आता है तो वो उस केस को किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इम्प्लाइडली यहाँ पर मतलब यही होगा कि अगर CJM के पास केस आया है, ठीक है, तो CJM यहाँ पे इम्प्लाइडली ये माना जाएगा कि CJM के साथ में जितने भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, क्योंकि CJM अगर बाद में केस को ट्रांसफर करते हैं सबऑर्डिनेट के पास तो उसके लिए कोई अलग से बॉन्ड में आपको एंटर करवाने की आवश्यकता नहीं है, उसी बॉन्ड से हम इम्प्लाइडली मान लेंगे कि ये सारे के सारे मजिस्ट्रेट उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है. क्लॉज 4 पे आते हैं. द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर अ कॉपी देयर ऑफ टू वन ऑफ द पर्सन्स हु एग्जीक्यूटेड इट एंड शैल देन सेंड टू द मजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट. क्या कह रहा है ये, द ऑफिसर in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it and shall then send to the magistrate the original with his report. जो bond यहाँ पर enter किया गया by the witnesses and complainant उसका एक कॉपी बना के ये जो विटनेसेस या कंप्लेनेंट है उनको दे देंगे एंड जो ओरिजिनल होगा वो मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है. इसमें आपको लूजली बस यही समझना है कि 189 इट टॉक्स अबाउट closure report, it talks about deficient evidence, 190 talks about sufficient evidence and charge sheet, ठीक है, and 190 is always to be read with section 193. 191 देखते हैं. Complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint. No complainant or witness on his way to any court shall be required to accompany a police officer or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience or required to give any security फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज ओन बॉन्ड. देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सेक्शन 191, ये कह रहा है कि जब किसी कंप्लेनेंट या विटनेस को कोर्ट आना होगा तो उनको पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा एकम्पनी करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है. साथ ही साथ उनको कोई भी अनरीजनेबल या अननेसेसरी रिस्ट्रेंट के थ्रू भी होके नहीं गुजरना है. इसका रीज़न यहाँ पर ये है, हम पुलिस ऑफिसर को एकम्पनी करने से इसलिए रोक रहे हैं बिकॉज हम ये चाहते हैं कि कोई बायसनेस ना हो. ये नहीं कि विटनेस या कंप्लेनेंट कोर्ट आ रहे हैं तो उनको झूठा बयान देने के लिए पुलिस की गाड़ी में पुलिस वाले उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कोर्ट में जाके आप झूठा बयान देना, ठीक है. तो यहाँ पर यही कह रहा है कि कोई भी विटनेस हो या कंप्लेनेंट हो उसको दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अकम्पनीड बाय ए पुलिस ऑफिसर
when they are visiting the court. Along with that, जब आप उनको बॉन्ड में एंटर करवाओगे, ठीक है, तो वो सिर्फ उनका पर्सनल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, पर्सनल बॉन्ड विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी और श्योरिटी, ठीक है. Proviso, provided that if any complainant or witness refuses to attend or to execute a bond as directed in section 190, the officer in charge of the police station may forward him in custody to the magistrate, who may detain him in custody until he executes such bond or until the hearing of the case is कंप्लीटेड. देखिए, अब मान लो कोई कंप्लेनेंट या विटनेस मना करता है कि हम बॉन्ड में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन क्या करेंगे, उसको मजिस्ट्रेट की कस्टडी में फॉरवर्ड कर देंगे एंड मजिस्ट्रेट उसको तब तक अपनी कस्टडी में रखेंगे जब तक कि वो या तो बॉन्ड में एंटर ना कर ले, कि वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेगा ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है, या फिर जब तक कि ट्रायल कंक्लूड ना हो जाए. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब भाई ट्रायल कंक्लूड होने वाले बात तक अगर हम लोग चले गए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अराउंड 3 से 4 साल तक एक विटनेस या कंप्लेनेंट को जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा, ठीक है. नाउ सेक्शन 192 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन. नाउ सेक्शन 192 रिलेट्स टू केस डायरी, जिसको हम लोग सीडी भी कहते हैं, ठीक है. इन शॉर्ट लाइक कोर्ट में इसको सीडी टर्म रेफर किया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन. एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल डे बाई डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी. कोई भी पुलिस ऑफिसर जो चैप्टर 13 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक केस डायरी मेंटेन करेगा एंड जो भी उसकी डे टू डे प्रोसीडिंग रही है रिगार्डिंग दैट केस, उसको उस डायरी में एंटर करेगा. सेटिंग फोर्थ द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच्ड हिम. एंड ये डायरी कब से शुरू हो जाएगा बनना? from the moment the information regarding the commission of a cognizable offense or non-cognizable offense has been received by the police officer. The time at which he begin and close the investigation. और साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने किस टाइम पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की. मेरी बात को ध्यान समझिए. इंफॉर्मेशन जब आता है, जब तक उसको एज एन FIR रजिस्टर नहीं कर देते तब तक इन्वेस्टिगेशन कमेंस नहीं होता है, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन फॉलोज द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, ठीक है. तो द मोमेंट यू रिसीव द इंफॉर्मेशन तब से लेके द मोमेंट यू क्लोज द इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी घटनाएं आपने उस केस के रिगार्डिंग कंडक्ट की हैं, जो भी आपकी प्रोसीडिंग कंडक्ट की गई है उस केस के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी चीज़ें आपको केस डायरी में मेंशन करना है. जिसमें क्या क्या रहेगा? जिसमें आपकी डे टू डे प्रोसीडिंग रहेगी, ठीक है, जिस टाइम आपने इन्फॉर्मेशन रिसीव किया वो रहेगा. अलॉन्ग विद दैट आपने जिस दिन से इन्वेस्टिगेशन कमेंस किया है और जिस दिन इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया है वो चीज़ें. आगे the place or places visited by him and a statement of the circumstances ascertained through his investigation. साथ ही साथ आप जिन जिन जगहों को विजिट कर रहे हैं वो भी आपको उस केस डायरी में इंक्लूड करना पड़ेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस ascertained through his investigation, ठीक है. Clause 2. The statements of witnesses recorded during the course of investigation under section 180 shall be inserted in the केस डायरी. जो 180 के स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था वो उस CD में एंटर किया जाएगा, ठीक है. और ये आपको पता है ना कैसे आएगा? इट शुड नॉट बी इन अ बॉइल्ड फॉर्मेट, इट शुड ऑलवेज बी इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. और जब एक पेज पर किसी भी विटनेस की टेस्टिमनी खत्म होती है तो उसके बाद जो नया विटनेस का टेस्टिमनी होगा उसको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, ठीक है. और एक और चीज़ बताता हूँ, जो केस डायरी होती है ये ड्यूली पेजिनेटेड होती है. पेजनेट का मतलब होता है 1, 2, 3 इसके पेजेस पे लिखा रहता है. ये इसलिए लिखा रहता है कि मान लो अगर पुलिस ऑफिसर कोई पेज फाड़ने का प्रयास कर रहा है तो ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है. क्लॉज 3. द डायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड. देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि ये वॉल्यूम्स में होगा. हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इतनी कई बार मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा होता है ना कि केस डायरी 3-4 वॉल्यूम की बन जाती है और एक एक वॉल्यूम अराउंड 150-200 पेजेस के होते हैं, ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है. तो अगर मान लो कई सारे वॉल्यूम्स बने तो वॉल्यूम्स का भी नाम होगा एंड अलॉन्ग विद दैट वो सारे के सारे वॉल्यूम पेजिनेटेड होने चाहिए, उन पे पेज नंबरिंग होनी चाहिए. एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज. हाँ, any criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid it in such inquiry or trial. इस केस डायरी को किसी भी सिचुएशन में एज एन एविडेंस यूज नहीं करना है. रादर दिस केस डायरी विल ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग इन द इंक्वायरी और ट्रायल. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर एक्यूज को मान लीजिए एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे जज साहब क्या करते हैं, वो CD का ऑर्डर करते थे कि केस डायरी को समन करो. केस डायरी को पढ़ने के बाद वो अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे इसको एंटिसिपेटरी बेल देना है कि नहीं देना है. अलॉन्ग विद दैट जब रिमांड पे एक्यूज को भेजना होता है लाइक इधर इन जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, ठीक है, तो वहाँ पर भी केस डायरी को समन किया था. केस डायरी जो है वो इंक्वायरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है,
ठीक है। ट्रायल में भले उतना ना करता हूँ, करता ट्रायल में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल वो इंक्वायरी में करता है, क्योंकि इंक्वायरी के टाइम पे ही कई सारे एप्लीकेशंस को मूव किया जाता है एंड सारे ही एप्लीकेशंस को कंसीडर करते हुए जज साहब जो है वो केस डायरी को समन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी पर्पस होता है केस डायरी का वो यही है कि बस इसको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए, सॉरी इंक्वायरी और ट्रायल में हेल्प करने के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। क्लॉज 5, neither the accused nor his agent shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court, ठीक है। एक्यूज्ड और उसके एजेंट्स, ठीक है, मान लो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो उस केस डायरी को समन करवा सके। अलॉन्ग विद दैट, अगर कोर्ट ने केस डायरी को समन करवाया भी है तो उनके पास ये राइट नहीं है कि वो उस केस डायरी को देख सकें। बट इफ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, और if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer, the provision of section 148 and 164 as the case may be of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 shall apply। लेकिन अगर वो देखो, अब यहाँ पर खाली ये है कि जो जज साहब है वो केस डायरी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, बट अगर वो केस डायरी को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, या फिर अगर पुलिस ऑफिसर उसको यूज करता है फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, उसे कोई बात याद नहीं आ रही है, उसे सीडी को रेफर कर दिया अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो हमने पढ़ा था सेक्शन 148 जहां पर आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो वो, और 164 जहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बात की गई है, ये सारे राइट्स आपके पास आ जाएंगे। अगर कब आ जाएगा, कब आप केस डायरी को फिर यूज कर सकते हो, जब कोर्ट उसको यूज करे फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग द पुलिस ऑफिसर एंड व्हेन द पुलिस ऑफिसर यूजेस इट फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, ठीक है। सो केस डायरी समझ में आ गया ना, इसमें क्या क्या चीज़ें एंटर की जाएंगी एंड अलॉन्ग विद दैट कौन इसका यूज़ कर सकता है। ये पेजिनेटेड होना चाहिए, ये वॉल्यूम्स में होना चाहिए अगर एक से ज़्यादा वॉल्यूम है तो, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 193। दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेन्स बोथ, तो इस पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये बाकी जो मैं आपको बताता हूँ चैप्टर 13 के अंदर 173, 175, 181, 183, 187, 189, 190, 193, ठीक है, और 194 भी मान लीजिए, इंक्वेस्ट को भी मान लीजिए। वैसे तो ना पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ दे। तो ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सेक्शंस जो है वो भी लाइक आपको पता होने चाहिए, बट अगर डिटेल में भी नहीं पता तो काम चल जाएगा, बट ये सारे प्रोविजंस आपको डिटेल में पता होने चाहिए, ठीक है। So let's start with 193, report of police officer on completion of proceeding, completion of investigation. Every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay. Clause 1 जो है, it is giving the clause 1 has given a direction to the police officer कि without causing any unnecessary delay you have to complete the investigation. Clause 2, the investigation in relation to an offence of rape of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or under section 4, 6, 8 or 10 of POCSO shall be completed within 2 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station. Again मैं आपको एक बात बताता हूँ, even though clause 2 के अंदर आप word shall देख रहे हैं कि within 2 months पोक्सो के इन पर्टिकुलर सेक्शन के ऑफेंसेस लाइक ये पेनिट्रेटिव असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे कवर है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो रेप के प्रोविजंस है इन बीएनएस, उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 महीने में आपको कंप्लीट करना है। एंड द वर्ड यूज्ड इज शैल, मतलब कि मैंडेटरी है कि 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करो। बट लेट मी टेल यू दिस, इवन दो द वर्ड शैल हैज बीन यूज्ड, दिस 2 month टाइम फ्रेम इज डिस्क्रिशनरी। वाई? हम कब मानते हैं कि कोई चीज़ मैंडेटरी हो गया है, कि आपको मैंडेटरली उस चीज़ को फॉलो करना है? जब उस पर्टिकुलर एक्ट को आपने मैंडेटरी टाइम पीरियड में कंप्लीट ना किया हो, तो देयर विल बी सम रेपरकशंस। सो इफ देयर विल बी सम रेपरकशंस, तो उस केस में हम खाली मानेंगे कि वो सिचुएशन मैंडेटरी है। बट क्या यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है कि दैट देयर विल बी रेपरकशंस लाइक द इन्वेस्टिगेशन विल बी स्टॉप्ड या फिर पुलिस ऑफिसर विल बी सस्पेंडेड, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं ना। तो जहाँ पर भी ऐसे सिचुएशन लिखी हुई ना दिखी हो, ना दिखे आपको, वहाँ पे आप मान लो कि वो मैंडेटरी टाइम पीरियड नहीं, अगेन वो डिस्क्रिशनरी है कि 2 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टली आपको कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करो। अगर नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि 2 महीने में आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों कंप्लीट नहीं की, ठीक है। क्लॉज 3, एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड
the officer in charge of the police station shall forward, including through electronic communication to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form as the state government may by rules provide stating. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, as soon as the investigation is completed, जैसे ही investigation complete हो जाए, the officer in charge of the police station shall forward, including through electronic communication to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report. तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है, जो आपका पुलिस रिपोर्ट है उसको आपको फॉरवर्ड करना है बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी मजिस्ट्रेट तक पहुँच जाए, ठीक है। नाउ जो चार्जशीट का फॉर्मेट होगा दैट विल बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू देयर रूल्स, ठीक है। एंड चार्जशीट में आपको क्या क्या चीज़ें स्टेट करनी है, पहला नेम्स ऑफ द पार्टीज का नाम आपको मेंशन करना है, ठीक है, दैट इज लाइक कंप्लेनेंट कौन है एंड लाइक एक्यूज्ड कौन है, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो आपने रिसीव की वो कैसी है, कॉग्निजेबल की नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल की नॉन बेलेबल, ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मतलब विटनेसेस के नाम आपको इसमें मेंशन करने हैं जो भी विटनेस एक्वेंटेड है केस के फैक्ट से। Whether any offence appears to have been committed and if so by whom, ठीक है, आपको ये अगर sufficient evidence मिला है तो आपको बताना है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट किया गया है, और अगर आप मानते हो कि यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया गया तो जस्टिफाई करो कि क्यों आप मानते हो कि ऑफेंस कमिट किया गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब भी हम चार्जेस लगाते हैं तो चार्जेस हमेशा पनिशमेंट वाले सेक्शन का लगता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा एक पर्टिकुलर प्रोविजन में मर्डर डिफाइंड है और एक पर्टिकुलर प्रोविजन में मर्डर का पनिशमेंट दिया गया है, 300 के अंदर मर्डर डिफाइंड है एंड 302 के अंदर उसका पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा जब चार्जेस लगते हैं ना तो वो पनिशमेंट के प्रोविजन के लगते हैं, डेफिनेशन क्लॉज के नहीं लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्जेस, यहाँ पर जो ऑफेंस बताएगा पुलिस वाला, वो क्या पुलिस ऑफिसर जो बताएगा वो कौन से ऑफेंसेस को बताएगा जहाँ पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड होगा, उन सेक्शंस को वो रेफर करेगा, ठीक है। वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय हूम। अगला, whether the accused has been arrested, accused का अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, whether the accused has been released on his bond or bail bond, ठीक है, accused जो है उसको पर्सनल बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर रिलीज किया गया कि नहीं किया गया, whether the accused has been forwarded in custody under section 190, ठीक है, क्या सफिशिएंट एविडेंस मिलने के बाद उसको मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया है कि नहीं किया गया, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। H, whether the report of medical examination of the woman has been attached where investigation relates to an offence under 64 to this of भारतीय न्याय संहिता 2023। ये हमने पढ़ा था ना कि सेक्शन 184 के अंदर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो क्या करते हैं, वो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप, मतलब वो खुद नहीं करते, वो करवाते हैं थ्रू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डिफाइन किया गया सेक्शन 51 ऑफ BNSS के अंदर उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है वो आप फॉरवर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपको बेसिकली वो भी फॉरवर्ड करना है। दिस इज व्हाट क्लॉज H इज सेइंग इफ द ऑफेंस रिलेट्स टू द ऑफेंस ऑफ रेप और एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप। इज दैट क्लियर? पहला, ओ आई एम सॉरी, आई, इट्स आई, वेट, नहीं इट्स नॉट आई, इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ H, ठीक है, नॉट H एक्चुअली, द प्रोविजन इटसेल्फ, क्लॉज 1, सॉरी क्लॉज 3, या आई एम सो सॉरी, दिस वॉज क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 और ये उसके पार्ट्स थे, ठीक है। अब इसका सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने अपने पोजेशन में लिया है तो उसकी कस्टडी किसके किसके पास रही है ये भी आपको बताना है। क्लॉज, आई गेस इट हैज़ टू बी क्लॉज 2, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। दिस हैज़ टू बी क्लॉज 2, दिस हैज़ टू बी क्लॉज 3 एंड दिस टू बी क्लॉज 4, ठीक है। हाँ, the police officer shall within a period of 90 days inform the progress of the investigation by any means including through electronic communication to the informant or the victim। 90 days के अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं कर पाते हो या कर पाते हो, आपको इन्फॉर्मेंट को बताना है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। थर्ड, the officer shall also communicate in such manner as the state government may by rules provide the action taken by him to the person if any by whom the information relating to the commission of the offence was first given। आपने क्या क्या एक्शंस लिए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लाइक आपने किसी जगह का सर्च किया है, आपने एक्यूज को अरेस्ट किया है कि नहीं किया है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी है, बट ये कैसे आपको भेजनी है इन्फॉर्मेंट को, इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना के प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। क्लॉज 4, where a superior officer of police has been appointed under section 177, the report shall in any case in which the state government by general or special order so directs be submitted through that officer and he may pending the orders of the magistrate
डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर 177 के अंदर किसी सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द रिपोर्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया था 176 के बाद में कि रिपोर्ट लेके कौन जाएगा, ठीक है। तो किसी सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द रिपोर्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पर वही सुपीरियर ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट को भी लेके मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं। वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड इन सेक्शन 177, द रिपोर्ट शैल in any case in which the state government by general or special order so directs be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो सुपीरियर ऑफिसर ही पुलिस रिपोर्ट भी लेके जाएगा, एंड जब तक कि मजिस्ट्रेट इस पर कॉग्निजेंस ना ले ले या फिर मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर पास ना कर दे, तब तक ही विल डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस मैटर में कंटिन्यू रखो। क्लॉज 5, whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond or bail bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or bail bond or otherwise as he thinks fit। यहाँ पे क्या बोल रहा है? Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond or bail bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or bail bond or otherwise as he thinks fit। अगर एक्यूज्ड को उसके पर्सनल बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे रिलीज किया गया था, तो मजिस्ट्रेट साहब उसके बॉन्ड को या पर्सनल बॉन्ड को बेल बॉन्ड को या पर्सनल बॉन्ड को कैंसिल कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, ताकि वो फ्रेश बॉन्ड में एंटर कर सके या तो उसको कस्टडी में लिया जा सके। क्लॉज 6, व्हेन सच रिपोर्ट is in respect of a case to which section 190 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report all documents or relevant extracts thereof on which the prosecution proposes to rely, other than those already sent to the magistrate during investigation. The statements recorded under section 180 of all the persons whom the prosecution proposes to examine as its witnesses। ठीक है, तो जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किए 180 के अंदर ऑफ द विटनेसेस जिनको आप ट्रायल के दौरान बुला के एग्जामिन करोगे, इनका सारा स्टेटमेंट जो है वो आपको मजिस्ट्रेट को भेजना है। ठीक है, अगर आप सफिशिएंट एविडेंस पाते हो, अगर आप 190 में पहले एंटर करते हो तो 193 में आप सिर्फ तभी एंटर करते हो जब आप 190 में एंटर कर जाओ। ठीक है। क्लॉज 7, इफ द पुलिस ऑफिसर is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the proceeding, or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is inexpedient in the public interest। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है यहाँ पर। पुलिस ऑफिसर बहुत प्रकार के स्टेटमेंट जो हैं वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं अलॉन्ग विद द चार्जशीट। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स जो पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी ऐसे इंडिविजुअल का भी किया हो जो कि एक्यूज के बहुत क्लोज हो, जिसको एक्यूज्ड इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, लेकिन एक्यूज को पता नहीं है कि किसी पर्सन ने उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है जो कि उसके बहुत क्लोज है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ही शैल इंडिकेट दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड अपेंड द नोट requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making such request। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस पार्ट को आप एक्यूज्ड को रिवील मत करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232 एंड 233। जब इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड किया जाता है मजिस्ट्रेट को, ठीक है, तो वहाँ पर ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड किए जाते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी एक्यूज को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉपी एक्यूज को जा रही है, इसमें पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस कॉपी में कुछ पार्ट को आप एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये मांगता है, या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर उसको पता चल गया कि इस विटनेस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दिया तो वो उसको जाके इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो ही कैन मेक अ रिक्वेस्ट कि किसी पार्ट को आप हटा दो और उसको एक्यूज के पास मत भेजो। सब क्लॉज 8, subject to the provisions contained in subsection 7, the police officer investigating the case shall also submit such number of copies of the police report along with other documents duly indexed to the magistrate for supply to the accused as required under section 230। Actually 230 is to be read with 232 and 233। ठीक है, मतलब वहाँ पे सेशंस कोर्ट और ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को अलॉन्ग विद द चार्जशीट उसकी कॉपीज़ भी भेजनी है जितनी कॉपीज़ एक्यूज को सप्लाई करनी होगी। ठीक है, प्रोवाइजो पे आते हैं। Provided that supply of report and other documents by electronic communication shall be considered as duly served। ये छोड़ दीजिए, क्लॉज 9 पे आइए। Now this particular provision is very important, क्लॉज 9, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence
after a report under subsection 3 has been forwarded to the magistrate, and where upon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form as the state government may by rules provide, and the provisions of subsection 3 to 8 shall as far as may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under subsection 3. यहाँ पर ये बोल रहा है, ध्यान से इसको पढ़िए, फिर से पढ़ते हैं एक बार. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट. जब मजिस्ट्रेट साहब को पुलिस रिपोर्ट एक बार फॉरवर्ड कर दी जाएगी, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते. एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट, ही शैल forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form as the state government may by rules provide. अब यहाँ पर आपने अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया है तो आप क्या सबमिट करोगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट? सप्लीमेंट्री चार्जशीट या फिर सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट. ठीक है, तो आप क्या सबमिट करोगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट? सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट या फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट. एंड उसमें आप सारे के सारे ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को भी मेंशन करोगे. ठीक है, एंड जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसके ऊपर सेक्शन 193 क्लॉज 3 से लेके 8 तक का जो प्रिंसिपल है वो भी अप्लाई होगा. अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ. यहाँ पर लिखा हुआ है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन. इफ यू हैव बीन आस्क्ड कि पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कहाँ से डिराइव करते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सेक्शन 193 क्लॉज 9 के ऊपर टिक नहीं करना है, रैदर आपको सेक्शन 2 क्लॉज एल पे टिक करना है. बिकॉज अगेन जो इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे डिफाइंड है वहीं से पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर भी डिराइव करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है कि अगर आपको लाइक प्रीलिम्स में ये दोनों ऑप्शन देता है तो 2L पे टिक करिएगा. ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ये देता है तो इस पर टिक करिएगा. इज दैट क्लियर? हाँ, तो क्लॉज 9 ये कहता है कि जब आप एक बार पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दोगे तो यहाँ पर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो. अब देखिए यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर को प्रायर परमिशन चाहिए मैजिस्ट्रेट की. लेकिन एज अ मैटर ऑफ जुडिशियल विजडम यहाँ पर इस चीज़ को लाइक डेवलप कर लिया गया है कि अब पुलिस ऑफिसर जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक प्रायर इंटीमेशन देते हैं, और वो प्रायर इंटीमेशन जो होता है ना वो एक ऐसे प्रकार का होता है कि यू आर टेकिंग सम परमिशन फ्रॉम एन अथॉरिटी. ठीक है, तो इम्प्लाइड तरीके से यहाँ पर वो एक परमिशन लेके ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं. इवन तो क्लॉज 9 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर जो है उनको परमिशन लेनी है बिफोर कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर सबमिटिंग सप्लीमेंट्री चार्जशीट. ठीक है, अब इसका जो प्रोवाइजो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Provided that further investigation during the trial may be conducted with the permission of the court trying the case, and the same shall be completed within a period of 90 days which may be extended with the permission of the court. अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. जब हमने सेक्शन 2 में ट्रायल एंड इंक्वायरी पढ़ा था तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि इंक्वायरी एंड ट्रायल ये दोनों सेपरेट होते हैं एंड दे कैन नेवर ओवरलैप. ठीक है, जब आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको कब तक कंक्लूड करना है? आपको कंक्लूड करना है इंक्वायरी के पीरियड तक, दैट इज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. ठीक है, क्योंकि एक बार अगर चार्जेस फ्रेम हो गए, एक बार अगर चार्जेस फ्रेम हो गए तो उसके बाद चार्जशीट सबमिट करने का फायदा क्या है? चार्जशीट के बेसिस पर ही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है एंड फिर चार्जेस को फ्रेम करता है. अब अगर चार्जेस फ्रेम हो गए तो यू कैन नॉट गो बैक टू द स्टेज ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, बिकॉज ट्रायल एंड इंक्वायरी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज के can never overlap because inquiry is anything other than trial. Now, what this proviso has created the problem is कि इसने ये बोला है कि ट्रायल के दौरान भी अब इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, but the investigation must be concluded within 90 days. Now, this has become very problematic. This has become problematic because जो डेफिनेशन हमारे पास है that the trial and inquiry would never overlap, because अगर 90 डेज के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर भी रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या सबमिट करेंगे? वहाँ पे अगेन वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट करेंगे. ठीक है, अब चार्जशीट आपने दोबारा सबमिट किया और चार्जशीट को जो पेरूज किया जाता है वो इंक्वायरी के टाइम पे किया जाता है. ठीक है, तो नाउ दिस हैज़ बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक. दिस हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, दिस प्रोवाइजो. ठीक है, बट इसके रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन जरूर आएगा कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट का. जल्दी इसको शायद चैलेंज भी किया जाए कि ये जो प्रोवाइजो इट इज़ नॉट इन कॉन्सनेंस विद द
विद द लैंग्वेज ऑफ एंड द स्कीम ऑफ BNSS। तो उसको देखते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जा रहा है। लाइक जहाँ तक मुझे फील होता है यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन को इंक्लूड करने का पर्पज़ ये है कि अगर कोई एडिशनल एक्यूज्ड को ट्रायल का पार्ट बनाना है तो उसके लिए आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो लेट्स सी इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। नाउ सेक्शन 194, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। अब यहां पर जो टर्म यूज हुआ है दैट इज ई वाला इंक्वायर एंड नॉट आई वाला इंक्वायर। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ई वाला इंक्वायरी, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ई वाला इंक्वायरी? देखिए होता क्या है, जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को रीड करके कोई ओपिनियन फॉर्म करने का प्रयास करते हैं तो उसको हम कहते हैं आई वाला इंक्वायरी। जब आप खाली पूछताछ करते हो तो उसको हम कहते हैं ई वाला इंक्वायरी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मजिस्ट्रेट साहब के पास 193 के अंदर चार्जशीट फॉरवर्ड की जाती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आई वाला इंक्वायरी करते हैं, बिकॉज वो एक ओपिनियन फॉर्म करने का प्रयास करते हैं कि मुझे यहाँ पर कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना। और कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट कहाँ लेते हैं? सेक्शन 210 BNSS के अंदर, ठीक है। नाउ 194 इट टॉक्स अबाउट पुलिस टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। मैं आपको बताता हूं 194 क्या है। इट बेसिकली रिलेट्स टू इंक्वेस्ट रिपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 173 एंड 174 के अंदर क्या पढ़ा था कि एक ऑफेंस कमिट हो गया है एंड उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आपने दी है एज एन FIR और या फिर एज एन NCR उसको रजिस्टर किया गया है, ठीक है। नाउ देयर कैन बी सिचुएशंस जहां पे प्राइमा फेसाई, ठीक है, सिचुएशन को देख के लगे कि किसी ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, रैदर ये कोई नेचुरल इंसिडेंट है, नेचुरल इवेंट है, ठीक है। लाइक यहाँ पे जो डेथ है या तो नेचुरल है या तो बंदे ने खुद सुसाइड किया है या फिर देयर कैन बी एनी अदर सिचुएशन लाइक किसी जंगली जानवर ने मार दिया हो या किसी मशीन के अंदर कोई इंसान पिस के मर गया हो। कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने है जहाँ प्राइमा फेसा ये लगता है कि किसी इंडिविजुअल का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इन कमिटिंग द ऑफेंस, ठीक है। प्राइमा फेसा ही आपको ये लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ई वाला इंक्वायरी करने के बाद आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जो इंसान की डेथ है वो अपने आप नहीं हुई है या किसी जानवर या किसी मशीन की वजह से नहीं हुई है, रैदर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी इन कॉजिंग द डेथ। तो यहाँ पे हम क्या तैयार करते हैं, यहाँ पे हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। इंक्वेस्ट रिपोर्ट ऐसे सिचुएशंस में क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है जहाँ पर प्राइमा फेसा ये लगे कि किसी इंसान की जो डेथ है वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कॉज नहीं किया गया है। तो वहां पे रिपोर्ट बना के कंक्लूड किया जाता है कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जो आप वो राजस्थान का मर्डर वाला केस सुन रहे हैं जहां पे लड़की ने धक्का दे दिया था फोर्ट के ऊपर से, वहां पे ई वाला इंक्वायरी करके ही पता चला था, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करके ही पता चला था कि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी इन कॉजिंग द डेथ, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं 194। When the officer in charge of a police station or some other police officer, specially empowered by the state government in that behalf, receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by an animal or by machinery or by an accident or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense, he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate empowered to hold inquest. अब इसको एक थोड़ा काट के पढ़ते हैं, ठीक है। When the officer in charge of a police station or some other police officer specially empowered by the state government in that behalf, अब now there is a possibility कि the information regarding such incidents has been received by the officer in charge of the police station या फिर state government ने स्पेशली ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए किसी ऑफिसर को empower किया है, उसने ये इंफॉर्मेशन रिसीव की क्या, that a person has committed suicide, either the person has committed suicide or has been killed by another और बाय एन एनिमल और बाय मशीनरी और बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है। किल्ड बाय अनदर मतलब यहां पर हो गया डेथ विच हैज कॉज्ड इन एक्सीडेंट, जहां पर किसी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। लाइक प्राइमा फेसा लग रहा है कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो किल्ड बाय अनदर में वो आ जाएगा। किसी जंगली जानवर ने किसी इंसान को मार दिया है और बाय मशीनरी, किसी मशीनरी की वजह से किसी इंसान की डेथ हो गई है। आगे और हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, जैसे कि वो जो राजस्थान वाला केस हुआ है, ठीक है। क्योंकि वहां पर ना सुसाइड था, वहां पे ना किल्ड बाय अनदर था, ना किसी एनिमल के द्वारा डेथ कॉज किया गया था, ना किसी मशीनरी की वजह से डेथ कॉज हुई थी, रादर ही हैड डाइड इन सच सर्कमस्टांसेस जहां पे एक सस्पिशन अराइज हुआ था कि यहाँ पर वो बंदा है ना वो किसी और थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेथ उसका कॉज हुआ है, ठीक है।
he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate empowered to hold inquest. तो यहाँ पर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पुलिस ऑफिसर या फिर कोई डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर रिसीव करता है रिगार्डिंग दिस कि किसी इंसान ने सुसाइड किया है, ही वॉज किल्ड बाय अनदर, या फिर ही हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ ए वाइल्ड एनिमल या फिर बाय मशीनरी, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो इसकी इंटीमेशन देंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इंक्वेस्ट कर सकते हैं. देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंटीमेशन देने का यहाँ पे मतलब ये है कि हम जा रहे हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट को तैयार करने, ठीक है, और ये रिपोर्ट हम आपको भेजेंगे, फिर आप कंक्लूड करना कि यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर करनी है कि नहीं करनी है. तो एम्पावर्ड टू टेक, यहाँ पे क्या लिखा है, एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि रिपोर्ट भेजा जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एंड ही विल देयर आफ्टर डिसाइड कि यहाँ पर किसी और इंडिविजुअल ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या फिर यहाँ पर ये इंसान जो है नेचुरली ही मरा है या फिर लाइक किसी और पर्सन के बिना इन्वॉल्वमेंट के मरा है. ठीक है, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाते हैं. क्या इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुलिस ऑफिसर को प्रायर परमिशन चाहिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की? द आंसर इज नो. उनको बस मेयरली इंटीमेशन देना है टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. एंड अनलेस otherwise directed by any rule made by the state government or by any general or special order of the district or subdivisional magistrate shall proceed to the place where the body of such deceased person is. अब यहां पर क्या होगा, यहां पर पुलिस ऑफिसर जाएगी उस प्लेस पर जहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन का कैडेवर पड़ा है, दैट इज द डेड बॉडी. ठीक है, या फिर हाँ, लेकिन देयर कैन बी अ सिचुएशन कि सब डिविजनल या फिर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है बेसिकली वो कोई और ऑर्डर दे सकते हैं पुलिस ऑफिसर को, तो सब्जेक्ट टू दैट ऑर्डर. अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है तो वो डायरेक्टली जाएंगे टू द प्लेस जहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी हुई है. एंड देयर in the presence of two or more respectable inhabitants of the neighborhood shall make an investigation and draw up a report of the apparent cause of death describing such wounds, fractures, bruises and other marks of injury as may be found on the body. इसके बाद इन्हें क्या करना है, दो रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी के सामने इंक्वेस्ट रिपोर्ट को तैयार करना है. जिस रिपोर्ट में वो क्या क्या लिखेंगे कि एपरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है, लाइक उनको क्या लगता है कि यहाँ पे डेथ किस तरीके से कॉज हुआ है. ठीक है, बाय सुसाइड या फिर बाय वाइल्ड एनिमल या मशीनरी. एंड ऑल्सो जो भी उसके बॉडी पे वुंड्स है उसका मेंशन करेंगे. फ्रैक्चर्स, ब्रूजेस या कोई भी इंजरी है तो वो आपको रिपोर्ट में मेंशन करना है. एंड स्टेटिंग इन वॉट मैनर और बाय वॉट वेपन और इंस्ट्रूमेंट सच मार्क्स अपीयर टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड. अब उसके बॉडी पे अगर कोई वुंड है, फ्रैक्चर है या कोई इंजरी है तो आपको ये भी बताना है, अगर आपको पता है कि ये इंजरी, वुंड या फिर फ्रैक्चर किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से कॉज किया गया, ये भी आपको मेंशन करना है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिपोर्ट में मेंशन करनी है. तो 194 जो है जनरली ये किस रिगार्डिंग डिस्कस करता है, ये बताता है कि अगर किसी इंसान की डेथ सस्पिशियस तरीके से हुई है जहां पर प्राइमा फेसा ही नहीं लगता किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर आप जाओगे और एक रिपोर्ट तैयार करोगे और उस रिपोर्ट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजोगे. लेकिन उस जगह पे जाने से पहले आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक इंटीमेशन दोगे एंड देन देयर आफ्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विल कंडक्ट एन इंक्वेस्ट एंड ट्राई टू कंक्लूड कि वेदर द डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय सम अदर पर्सन और नॉट. Clause 2. The report shall be signed by such police officer and other persons or by so many of them as concur therein and shall be forwarded to the district magistrate or the sub-divisional magistrate within 24 hours. देखिए, जब आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो उस टाइम पर दो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द सोसाइटी प्रेजेंट होने चाहिए. इसका रीजन यहाँ पर ये है कि उनके सामने जब रिपोर्ट तैयार किया जाएगा तो वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ को छुपाया नहीं जा रहा. एंड ऑल्सो उस रिपोर्ट के ऊपर उनके सिग्नेचर भी जाएंगे. बट इफ दे डू नॉट एग्री विद द रिपोर्ट दे कैन वेरी वेल रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम साइनिंग द रिपोर्ट. इज दैट क्लियर? तो जो भी एग्री करेगा वो रिपोर्ट पे साइन कर देगा और डिसएग्री कर रहा है रिपोर्ट से उस पर वो साइन करने से मना भी कर सकता है. क्लॉज 3. When the case involves suicide by a woman within 7 years of her marriage or the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offense in relation to such woman. अब देखिए, अगर मान लो कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक वुमेन ने सुसाइड किया विद इन 7 years of her marriage या फिर एक वुमेन की डेथ कॉज हुई है विद इन 7 years of her marriage, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कि आपको लग रहा है किसी और इंडिविजुअल ने ऑफेंस कमिट किया है. ठीक है, लाइक डेथ कॉज हुई है, फॉर एग्जाम्पल मान लो गैस फट गया, गैस फटने से औरत की मौत हो गई विद इन 7 years of her marriage. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आपको लगता लाइक प्राइमा फेसा उसके रिलेटिव कह रहे हैं गैस फटने से मौत हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है. आगे, द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ ए वुमेन विद इन 7 years of her marriage and any relative of the woman has made a request in this behalf. अब किसी
सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज में वुमेन की डेथ नहीं हुई है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, लेकिन किसी रिलेटिव ने आपको कंप्लेन किया है कि यहां पर इसका डेथ किसी और पर्सन ने कॉज किया है। 4, देर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, अगर कोई छोटा मोटा कोई भी डाउट क्रिएट होता है रिगार्डिंग द डेथ ऑफ द वुमेन, आगे द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसीडर्स इट एक्सपीडियंट सो टू डू, ठीक है, और द पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहां पर ये जरूरी है पता लगाना कि इस पर्सन की डेथ जो है वो किसी और इंसान ने की है कि नहीं की है, देन क्या होगा, ही शैल सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ forward the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the state government if the state of the weather and the distance admit of its being so forwarded without risk of such putrefaction on the road as would render such examination useless। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, abiding by the rules made by the state government, they have to send the body before the nearest civil surgeon or any other qualified medical person who has been appointed by the state government, ठीक है। एंड यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जब बॉडी को ट्रांसफर कर रहे हैं बिफोर द नियरेस्ट सिविल सर्जन, उनको इंश्योर करना है कि इतने टाइम में बॉडी को आप भेज दो कि वो शरीर जो है वो सड़ ना जाए, प्यूट्रिफेक्शन के प्रोसेस में वो ना घुस जाए। क्लॉज 4, द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, कौन कौन है यहाँ पे जो इंक्वेस्ट कंडक्ट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो 194 जो है इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि 194 एक ऐसा प्रोविजन है जो ऐसे सिचुएशन से डील करता है जहां पर प्राइमा फेसाई आपको ये लगता है कि डेथ किसी और पर्सन ने कॉज नहीं की है, ठीक है, लेकिन कोई भी सिचुएशन में किसी भी इंसान की डेथ हुई है, चाहे प्राइमा फेसाई लगे या ना लगे, आपको जाके वहां पर सबसे पहले मजिस्ट्रेट को इंटीमेट करना है कि यहाँ पर एक इंसान की डेथ कॉज हो गई है। उसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। उस रिपोर्ट के ऊपर उनके सिग्नेचर लोगे अगर वो करना चाहते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दैट रिपोर्ट वो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दोगे, who will conduct an inquest and try to form his opinion कि whether the death has been caused by a third person or it has been caused either through an accident or by his own, ठीक है, वो कंक्लूड करेंगे। एंड उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर कोई वुमेन है जिसकी 7 साल की शादी के दौरान डेथ हो जाती है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बॉडी को आपको भेजना पड़ेगा टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन फॉर द पर्पज ऑफ एलिसिटिंग एविडेंसेस। एंड साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी सिविल सर्जन के पास भेज रहे हो तो उसकी शरीर सड़े ना, ठीक है, प्यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस से वो ना गुजरे, ठीक है। Clause 1, Section 195. A police officer proceeding under Section 194 may, by order in writing, summon 2 or more persons as aforesaid for the purpose of the said investigation, and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture, ठीक है। 194 के अंदर जो भी पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट तैयार कर रहा है वो ऑर्डर इन राइटिंग देके 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल्स को वहां पर उस प्लेस पर बुला सकता है जहां पर बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। किस पर्पस से ये उनको बुलाएगा, इस पर्पस से लाइक इफ दे हैव बीन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर किसी को भी समन किया गया तो दे आर बाउंड टू बी देयर, they have to comply with the order of the police officer, and they are not bound to answer any question which have a tendency of incriminating them, that is article 20 clause 2 principle has been incorporated here। प्रोवाइजो पे आते हैं, provided that no male person under the age of 15 years or above the age of 60 years or a woman, mentally physically disabled person or person with acute illness shall be required to attend at any place other than the place where such person resides। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रोवाइजो, provided further that if such person is willing to attend, ये भी वही सेम चीज है, क्लॉज 2 पे आइए, if the facts do not disclose a cognizable offense to which section 190 applies, such persons shall not be required by the police officer to attend a magistrate's court, ठीक है। अगर रिपोर्ट जो आपने तैयार की है उससे ये पता चलता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो वहां पे 190 के अंदर आपको उस पर्सन को बाय एंटरिंग इनटू बॉन्ड या बेल बॉन्ड मजिस्ट्रेट के सामने भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now 196, this provision is very important, keep this in mind, ठीक है। प्रीलिम्स में इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। Inquiry by magistrate into cause of death when the case is of the nature referred to in clause 1 or clause 2 of subsection 3 of section 194, the nearest magistrate empowered to hold inquest shall, and in any other case mentioned in subsection 1 of section 194, any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death
either instead of or in addition to the investigation held by the police officer, and if he does so he shall have all the powers in conducting it which he would have in holding an inquiry into an offence. अब मेरी बात ध्यान समझिए, अगर सिचुएशन फॉल करता है अंडर सेक्शन 194 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 and 2, ठीक है, दैट इज लाइक डेथ ऑफ ए वुमन विद इन 7 years of her marriage, like either by suicide or either in a either in a suspicious situation, ठीक है, तो वहां पर जो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है जो कि इंक्वेस्ट कंडक्ट कर सकते थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो या तो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे देंगे कि आप यहाँ पे रिपोर्ट मत तैयार करिए, यहाँ पे इंक्वायरी करके मैं खुद ही रिपोर्ट तैयार कर लूंगा, ठीक है, या फिर वो पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट तैयार करने देंगे और इन एडिशन टू वो अपना भी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैंडेटरी है कि इन सिचुएशन में आपको अपना भी एक रिपोर्ट तैयार करना है, बिकॉज द टर्म शैल हैज बीन यूज्ड हियर. Clause 2, where any person dies or disappears, rape is alleged to have been committed on any woman while such person or woman is in the custody of the police or in any other custody authorized by the magistrate or the court. Under this Sahita, in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the magistrate within whose local jurisdiction the offence has been committed. Now, keep this in mind. Clause 2 जो है, it relates to a situation where any person dies or disappears. वेयर इन द पुलिस कस्टडी, ठीक है, या फिर पुलिस और जुडिशियल कस्टडी, और रेप हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन इधर इन द पुलिस और जुडिशियल कस्टडी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, मैजिस्ट्रेट करेगा. कौन सा मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कीप दिस इन माइंड कि यहां पर इन सिचुएशन में इंक्वेस्ट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट को पेरूज कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है. लेकिन जो ये सबसेक्शन 2 के अंदर जो सिचुएशन है ए एंड बी वाले, इसमें कौन फॉल करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. क्लॉज 3, the magistrate holding such an inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any manner hereinafter specified according to the circumstances of the case. Not very relevant. Clause 4, whenever such magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred in order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to be disinterred and examined. अब मान लो मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनको लगता है कि एक डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना जरूरी है, जिसको पहले से दफना दिया गया, इंटर्ड का मतलब होता है दफना देना, तो वो उसकी बॉडी को डिसइंटर्ड करवा सकते हैं, दैट इज उसकी बॉडी को वापस से जमीन से बाहर निकलवा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है. व्हेनेवर एन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन, द मैजिस्ट्रेट shall, wherever practicable, inform the relatives of the deceased whose name and address are known and shall allow them to remain present at the इंक्वायरी, ठीक है. अगर मान लो डिसइंटर्ड करके किसी बॉडी को बाहर निकाल के उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो वहां पर उसके रिलेटिव्स को प्रेजेंट रहने का राइट है. 6, the magistrate or the executive magistrate or the police officer holding an inquiry or investigation under subsection 2 shall within 24 hours of the death of a person forward the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the state government unless it is not possible to do so for reasons to be recorded in writing. अब क्लॉज 2 के अंदर यहाँ पे अगर हम लोग ए में एंटर करते हैं और किसी पर्सन की डेथ हुई है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर द मैजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, or the police officer who is holding an inquiry or investigation under subsection 2, they will within 24 hours forward the body before the nearest civil surgeon for the purpose of conducting his examination, for the purpose of conducting the examination of the body. Explanation: in this section the expression relative means parents, children, brothers, sisters and spouse, ठीक है, ये बस इतना sufficient है. Okay, so we are done with investigation chapter 13. काफी बड़ा रहा ये कि लगभग 3 घंटा तो इसमें लग ही गया, ठीक है. सो मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी बता दिए हैं, सारे प्रोविजन हमने इसके कवर कर लिए हैं जो जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 63 to 93 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है. जितने भी प्रोविजंस बचे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लाइक दो पार्ट और लगेगा पूरा कंक्लूड करने में डिस्कशन को, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.